हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी 2 में हम लोग टॉटोमेरिज्म टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और टॉटोमेरिज्म में नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, हेडिंग डालिए परसेंट इनोल कंटेंट, परसेंट इनोल कंटेंट इन कीटो इनोल इक्विलिब्रियम, कीटो इनोल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब हुआ कि टॉटोमेरिज्म में जब कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनोल फॉर्म के परसेंट को इफेक्ट करते हैं, उसकी परसेंटेज बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहां पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था कि जनरली कीटो फॉर्म का परसेंटेज इनोल फॉर्म से ज्यादा होता है, बता दिया था। क्या रीजन बताया था कि कीटो फॉर्म थर्मोडायनेमिकली इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है। तो नॉर्मल केस में बात करें तो कीटो फॉर्म का परसेंटेज हमेशा इनोल फॉर्म से ज्यादा होता है, परंतु कुछ केसेस ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें इनोल फॉर्म का परसेंटेज कीटो से ज्यादा हो, कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे हो सकते हैं। तो लिख लीजिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनोल फॉर्म के परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं। परसेंट इनोल फॉर्म, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंट इनोल फॉर्म इन कीटो इनोल इक्विलिब्रियम। इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका परसेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा अमाउंट में होता है। तो परसेंट इनोल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म। अब ये स्टेबिलिटी किसी भी कारण से हो सकती है। ये स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस भी हो सकती है, मानो इनोल फॉर्म में रेजोनेंस ज्यादा होने लगा है ना। वो ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस से भी कुछ ज्यादा ही हो गया, एरोमेटिक ही हो गया इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म एरोमेटिक नहीं था, इनोल फॉर्म एरोमेटिक हो गया। या कई बार क्या होता है, इनोल फॉर्म में एच बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इस कारण से स्टेबिलिटी बढ़ जाए। किसी भी तरीके से अगर इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसका परसेंटेज इंक्रीज होगा ही होगा। दूसरा, परसेंट इनोल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, जो H के फॉर्म में एक जगह से H शिफ्ट होता है, वो हाइड्रोजन अगर वो एसिडिक है तो उसका टूटना भी आसानी से होगा। तो ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगा, इनोल फॉर्म उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मल केस में अगर मान लीजिए ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं और ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है तो आप ये बताइए, उस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन की मैं बात करूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। समझ रहे हैं आप लोग। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, ए की एनर्जी, और बी की एनर्जी कम है तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप है, वो जो कि एनर्जी, इतना जो एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाएगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप उसको टेम्परेचर उससे एब्जॉर्व कर रहे हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी, इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। आपने इक्विलिब्रियम के, केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा। तो जनरली हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये वाला जो पॉइंट है, ये कुछ ही जगह अप्लाई हो सकता है। जनरली जब कीटो फॉर्म जो कि ज्यादा स्टेबल होता है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में, ये मान लीजिए कीटो फॉर्म है और ये मान लीजिए इनोल फॉर्म है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कीटो फॉर्म की ओर बढ़ जाएगा, है ना, मोर स्टेबल फॉर्म की तरफ। सॉरी, उल्टा बोल गया, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ बढ़ जाएगा जहां कम स्टेबल वाला फॉर्म है। मतलब इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगा।
इनॉल फॉर्म का परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। अच्छा, कीटो फॉर्म के रेस्पेक्ट में इनॉल फॉर्म लेसर पोलर होती है। इस कारण से पहले ये लिख लीजिए कि परसेंट इनॉल कंटेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म्स आर मोर पोलर। पोलैरिटी की मैं अगर बात करूं तो कीटो फॉर्म्स की पोलैरिटी इनॉल फॉर्म से ज्यादा होती है, क्योंकि भाई इसमें तो C डबल बॉन्ड O है, इसमें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो पोलर फॉर्म में पोलर सॉल्वेंट में पोलर फॉर्म पोलरिटी अगर आप बढ़ाओगे सॉल्वेंट की तो पोलर वाला फॉर्म का परसेंटेज बढ़ेगा। पोलरिटी अगर कम करोगे तो इनॉल फॉर्म जो लेसर पोलर है उसका परसेंटेज इंक्रीज होगा, है ना। तो इसीलिए पोलरिटी इंक्रीज करोगे तो इनॉल फॉर्म कंटेंट कम हो जाएगा, पोलरिटी अगर कम करोगे तो इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस और भी कई छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो इनॉल फॉर्म की कंटेंट, इनॉल फॉर्म का जो परसेंटेज है उसको इफेक्ट करते हैं। एक जनरल ऑर्डर मैं यहाँ लूंगा जिसमें आप लोगों को याद करना होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस के बाहर यहाँ जो मैं बताऊंगा उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो इसको तो लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन वो कराता हूँ ऑर्डर। नेक्स्ट लिखिए जनरल ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर जनरल ऑर्डर लिखते लिखते परेशान हो गए, कितने सारे जनरल ऑर्डर आएंगे। तो इसके नाम के आगे जनरल लिखा हुआ है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जनरल ऑर्डर तो आएंगे ही आएंगे। जनरल ऑर्डर ऑफ परसेंट इनॉल कंटेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। सबसे पहले तो आप देखना एरोमेटिक जो होंगे ना, पहले ऑर्डर लिख लो। एरोमेटिक का इनॉल कंटेंट काफी ज्यादा होता है ना। एरोमेटिक का मतलब फिनॉल्स जिसमें आएंगे, फिनॉल लिखो आप, तो फिनॉल्स में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है वो बाद में बात करते हैं। तो उसके बाद में होता है बीटा डाई कीटोन्स विद एरोमेटिक रिंग। क्या है ये, बात करेंगे ना अभी। फिर बीटा डाई कीटोन्स विदाउट एरोमेटिक रिंग, विदाउट एरोमेटिक रिंग। फिर होते हैं इसके बाद में बीटा कीटो एस्टर्स, बीटा कीटो एस्टर्स। फिर बीटा डाई एस्टर्स। फिर होगा नॉर्मल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये ऑर्डर होता है। अब ये किसके बारे में है जरा सुनना। ये वाला कंपाउंड है, ये कीटो फॉर्म है। अगर ये H यहां से यहां पहुंच जाएगा तो OH बनेगा और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैं बनाऊंगा, अभी तसल्ली रखो थोड़ा सा। H यहां से यहां शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो ये रिंग तो एरोमेटिक रिंग हो गई, तो हाईली स्टेबल होती है। अप्रॉक्सीमेट 100% इनॉल फॉर्म होता है ना। अप्रॉक्सीमेट 100% इसमें इनॉल फॉर्म होता है। तो जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, बट यहाँ तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। मैं कीटो फॉर्म बना रहा हूँ, इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है ना। नेक्स्ट है बीटा डाई कीटोन्स विद एरोमेटिक रिंग। ये देखो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बताया था। ये बीटा डाई कीटोन कैसे है, कीटोन की अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन है, विद एरोमेटिक रिंग बता दिया। ये वाला स्ट्रक्चर भी, इसका भी इनॉल कंटेंट जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। अप्रॉक्सीमेट 90 to 99% तक भी जाता है और उससे ज़्यादा भी जा सकता है, 100% तक भी पहुंच सकता है। अगर
बीटा डाई कीटोन है और एरोमेटिक रिंग नहीं है, इस तरह के कंपाउंड्स जो कीटोन होते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। ये जो मैंने लिखा है ना, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। इसमें कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 76% के आसपास होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर ये इक्विलिब्रियम दिया जाए तो। फिर क्या है, बीटा डाई कीटोन के बाद बीटा कीटो एस्टर, कीटो एस्टर, ये रहा, ये एस्टर है, इसकी ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पोजीशन पे कीटो है और ये एस्टर है, बीटा कीटो एस्टर। इसका कितना होता है, इसका अप्रॉक्सीमेट 7-8% के आसपास होता है, 7-9% इसके आसपास होता है। बीटा की डाई एस्टर्स का मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ एस्टर लगे हुए हैं, OR और यहां भी OR, तो ये हो गया, इसका अप्रॉक्सीमेट 1% के आसपास होता है। ये कीटोन या एल्डिहाइड ले लिया, नॉर्मल कीटोन है, इसका तो शायद बहुत कम होता है, 0.01 या 0.1% या बहुत कम होता है। कई बार तो इसमें 10⁻⁻⁵ से लेकर -6 -7 तक भी चला जाता है, बहुत कम परसेंटेज होता है ना। -6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, -5 भी लिखा हुआ है, मतलब होता बहुत कम है। अब कंपैरिजन करते हैं क्यों ऐसा होता है। कुछ में तो अभी मैं बताऊंगा ना, डिटेल में समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, कुछ में डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। इसका तो डायरेक्ट ही समझ में आ गया होगा कि H+ यहां से यहां शिफ्ट हुआ और डबल बॉन्ड यहां बना तो एरोमेटिक रिंग बन गई। इसका इनॉल फॉर्म एरोमेटिक है, इसलिए हाईली स्टेबल है। यहां 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 और यहां ये H देखना, ये सेंटर वाले H ये करते हैं इनॉल फॉर्म, ये बनाते हैं इनॉल फॉर्म। इनमें इन तीन में तो मैं कंपैरिजन करके बता सकता हूं, इन तीनों में कंपैरिजन बता सकता हूं, इसका बाद में बताएंगे। ये सभी एक्टिव मिथाइलिन है ना, देखो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूं कि CCH2 के दोनों तरफ अच्छे खासे -M ग्रुप जुड़े हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों, तो H बीच वाले जो होते हैं, मतलब उसे हम लोग एक्टिव मिथाइलिन कहते थे, और एक्टिव मिथाइलिन में ये वाले H एसिडिक होते हैं। अगर ये H एसिडिक होगा तो आसानी से टूट के इनॉल फॉर्म बना सकता है, इसमें भी टूट सकता है, इसमें भी टूट सकता है। अब तुम ये बता दो, कीटो फॉर्म का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नेचर ज्यादा होता है कि एस्टर का ज्यादा होता है? कीटो फॉर्म का, क्योंकि कीटो फॉर्म का -M इफेक्ट भी एस्टर से ज्यादा होता है और -I इफेक्ट भी एस्टर से ज्यादा होता है। तो यहाँ का H ज्यादा एसिडिक है, इनोलाइजेबल H अगर ज्यादा एसिडिक होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यहाँ का इनोलाइजेबल H कंपैरेटिवली कम एसिडिक है, ये और कम एसिडिक है क्योंकि दोनों तरफ एस्टर आ गए, और यहाँ तो कम, फिर भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप तो था, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ तो थी, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ काफी कम हो गई, इस कारण से इसमें इनॉल फॉर्म और भी कम बनता है ना। इसके बाद में एस्टर भी आता है, आपको दिखाई देता नहीं दे रहा होगा। एस्टर की मैं बात करूं तो इसमें तो कीटो फॉर्म अप्रॉक्सीमेट 0%, अप्रॉक्सीमेट क्या होता ही नहीं है। एस्टर में देखना C≡OCH3 दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? एक बार देखता हूं मैं, हाँ दिखाई तो दे रहा है। इस एस्टर में देखना जरा, ये देखना C≡O है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड, और पोलर मल्टीपल बॉन्ड के पास में sp3 कार्बन का H है। कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है जो मैंने आपको बताई थी कि किसी पोलर मल्टीपल बॉन्ड के पास sp3 कार्बन का H है तो टॉटोमेरिज करेगा, तो ये तो टॉटोमेरिज नहीं करता है। अमाइड भी नहीं करता है, अमाइड में भी ये वाला कार्बन तो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस लेवल को, एक ये बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के उस तरफ वाले जो हैं जिनका H ठीक ठाक एसिडिक है, इससे रेस्पेक्ट में वो कम है, तो वो टॉटोमेरिज नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये एक्सपेरिमेंटली होता है। ठीक है, एस्टर में टॉटोमेरिज नहीं होता है। कहने का मतलब एस्टर का ये वाला H इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है कि टॉटोमेरिज करने लायक हो, उस बाउंड्री लाइन को उससे नीचे है ये। इसी तरह से ये अमाइड है, अमाइड में जैसे R और R लगा दिया, नाइट्रोजन पे H नहीं छोड़े, नाइट्रोजन पे H होते तो वो अमाइड टॉटोमेरिज कर लेता। ये वाला H टॉटोमेरिज नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना एसिडिक नहीं है, क्योंकि तो अच्छा खासा +M देता है। क्लियर है? तो इनमें टॉटोमेरिज्म नहीं होती है, नो टॉटो नहीं होती इसमें। समझ गए? तो पहले इसको लिखना जरा, फिर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो करो फटाफट, मिटाता हूं इस समय। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, ये लो। फर्स्ट
ये केस डबल बॉन्ड O और ये वाला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है कीटो फॉर्म, ये एक कीटो फॉर्म है, इसमें टॉटोमेरिज होती है और इसका इनॉल फॉर्म खुद साक्षात फिनॉल है। डबल बॉन्ड पे OH स्टेबल नहीं होते थे जनरली, क्योंकि आपको बताया होगा, मैंने कभी लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया होगा तो बता देता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे OH स्टेबल नहीं होते थे जनरली, क्योंकि वो इनॉल होते थे और वो तुरंत भाग के कीटो फॉर्म बना लेते थे। लेकिन एरोमेटिक में स्टेबल होते हैं, और भी कुछ एक्सेप्शन अब तुम्हें समझ में आ जाएंगे क्यों स्टेबल होते हैं। तो इसमें ये स्टेबल फॉर्म में होता है, अप्रॉक्सीमेट 100% फॉर्म में होता है, हाईली स्टेबल है, और हाईली स्टेबल होने का रीजन भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि क्या है, एरोमेटिक है। ये एक एरोमेटिक रिंग है, ये तो नॉन एरोमेटिक है। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो मैंने एरो इधर का बड़ा कर दिया तुम्हें समझाने के लिए, है ना। ये लो एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी बिल्कुल वही केस है, इसमें भी टॉटोमेरिज्म है, पैराटॉटोमेरिज्म होगी इसमें, यहां से, है ना, पैराटॉटोमेरिज्म बोलते हैं इसे, पैराटॉटो। तो पैराटॉटो होगी और ये इनॉल फॉर्म बनेगा, वही अप्रॉक्सीमेट 100%, वो तो ऊपर वाली बात ही है। ऐसे ही ये भी मैंने बताया था आपको, इसमें भी टॉटोमेरिज्म होगी, पैराटॉटोमेरिज्म ही होगी, और इस फॉर्म में तो कहीं को आएगा, ये बनाएगा नाइट्रोजन का H चला गया इस जगह और इस तरह बनेगा, ये भी हाईली स्टेबल है, इस डायरेक्शन में एरो बड़ा किया है, इस डायरेक्शन में छोटा किया, हाईली स्टेबल है। अब 100% होती है कि नहीं होती वो पता नहीं, एक्सपेरिमेंट फैक्ट कितना है, फिर भी ज़्यादा स्टेबल है ना। ये तो बात हो गई एरोमेटिक में, वो जनरल ऑर्डर में फिनॉल वाला जो पॉइंट आया था। अब मैं बात करता हूं सेकंड, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, CH3, बीटा डाई कीटोन की बात कर रहा हूं, विद एरोमेटिक रिंग नहीं, अभी विदाउट एरोमेटिक रिंग ले रहा हूं। इस एग्जाम्पल को देखना। अच्छा, इसका नेम क्या है, इस कंपाउंड का नेम क्या है, एसीटोन, है ना। इस कंपाउंड का नेम क्या है, एसीटोन पे यहां Cl लगा दिया तो क्लोरो एसीटोन, क्लोरो एसीटोन, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्लियर है। तो ये रहा एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, और इस एसीटोन पर ये एसाइल ग्रुप लगा दिया, या एसिटाइल भी बोल, एसिटाइल तो नहीं, एसाइल, हाँ एसिटाइल भी बोल सकते हैं, इस ग्रुप को एसाइल या एसिटाइल या एसीटो कुछ भी बोला जा सकता है। तो इस पे लगा दिया एसिटाइल ग्रुप, कहाँ, इस क्लोरो की जगह एसिटाइल लगा दिया, तो क्लोरो एसीटोन है, वैसे एसिटाइल एसीटोन है, एसिटाइल एसीटोन इसका नेम है। इन तीनों H में से, मतलब इधर के 3 H, इधर के 2 H और इधर के 3 H में से सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा है, ये वाला, मोर एसिडिक, आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा लिखता हूं थोड़ा सा, ये H मोर एसिडिक है ना। और नेम क्या रखा मैंने इसका, एसिटाइल एसीटोन, IUPAC नेम तो आप रख लोगे इसका। एसिटाइल एसीटोन में जो मोर एसिडिक H है वो सेंटर वाला H है, और इसी का इनॉल फॉर्म ज्यादा बनता है, इनके इनॉल फॉर्म तो बहुत कम होते हैं। इनके इनॉल फॉर्म में तो नॉर्मल जो केस होते हैं ना, कि कम स्टेबल वाले केस, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होते हैं। यहाँ के इनॉल फॉर्म काफी अच्छे होंगे, और उसका रीजन भी देखो आप, एक तरफ शिफ्ट कर दो, या तो इस तरफ या इस तरफ, एक तरफ शिफ्ट करके बता देता हूं, यहां इस तरफ कर देता हूं, CH है, ये डबल बॉन्ड है, OH है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और ये CH3, ये बना, ये इनॉल फॉर्म है, वो कीटो फॉर्म है। अब देखिए पहले क्या कॉन्जुगेशन था क्या इसमें, हाँ इसमें कॉन्जुगेशन था क्या, नहीं, मतलब रेजोनेंस था क्या, नहीं, है ना। इस तरह का डिटेल में, मतलब अच्छा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं था, यहाँ कॉन्जुगेशन है,
बोलो, है? रेजोनेंस भी अच्छा खासा है, नॉर्मली नहीं होता लेकिन इसमें तो हो रहा है। और बताऊं बात, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो यहां इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी है। इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है और इसका 76% के आसपास इनॉल कंटेंट आता है। कारण आपको समझ में आ गया होगा क्यों है। अच्छा, ये H भी एसिडिक था ना, ये भी रीजन है। H जो एसिडिक H है वो आसानी से टूट के शिफ्ट हो सकता है, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से इक्विलिब्रियम चलता रहता है। क्लियर है? लिखो इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। 3 इस तरफ लिखे थे, ये 4 था। यहां मैंने एरोमेटिक रिंग नहीं ली, अब मैं एरोमेटिक रिंग लेता हूं। एरोमेटिक रिंग में विद एरोमेटिक रिंग वाला एग्जाम्पल लेता हूं। ये लीजिए, एरोमेटिक रिंग है यहां, है ना। अब देखते हैं, इसमें टॉटोमेरिज हो सकती है, टॉटोमेरिज होगी। ये H ज्यादा एसिडिक भी है, बीच वाले सेंटर वाले H ज्यादा एसिडिक होंगे, मोर एसिडिक भी कर दिया मैंने। अब इसमें टॉटोमेरिज्म हुई, और टॉटोमेरिज्म हुई तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। एक तो ये वाला H शिफ्ट कर देता हूं इस तरफ, और डबल बॉन्ड यहां बनेगा, कीटोन यहां, और इस जगह ऑक्सीजन पर H आ गया, H बॉन्डिंग हो जाएगी। अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं कि क्यों मैंने विदाउट एरोमेटिक रिंग वालों को बाद में लिया था और विद एरोमेटिक रिंग वाले को पहले लिया था। मैंने कितना किया था इसको, 92-99% के आसपास बताया था, कभी कभी 100% भी होती है। इसको ज्यादा क्यों लिया था, देखो रीजन क्या है। इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें भी, इसमें तो नहीं था इनका बीच में, इनमें कॉन्जुगेशन है। दूसरा, रेजोनेंस तो खैर है ही, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है कि इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है? ऑब्वियसली ये इनॉल फॉर्म उस इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए 90-95-99% के आसपास ये ज्यादा स्टेबल होती है। अच्छा, इसमें एक और पॉसिबिलिटी थी कि अगर ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता, ये वाला, तो कॉन्जुगेशन ज्यादा होता कि पहले ज्यादा कॉन्जुगेशन ज्यादा है? भाई यहां कीटोन है और यहां इस तरह का होता तो H बॉन्डिंग यहां भी है, कॉन्जुगेशन यहां भी है, बट यहां लीनियर कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लीनियर कॉन्जुगेशन है। यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसलिए ये वाला फॉर्म नहीं बनाना है, वो वाला फॉर्म बनेगा। ये मोर स्टेबल है, ये तो लेसर स्टेबल है। अब ऐसा नहीं बनता ही नहीं होगा, बट ये बहुत कम बनेगा, इसका अमाउंट कम होगा, उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले नहीं बनाने हैं, तो ये वाला फॉर्म लेसर स्टेबल है। देख लेना क्या रीजन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। वहां तो लीनियर कॉन्जुगेशन, इसलिए ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया? एरोमेटिक रिंग लगने से क्या होगा, कॉन्जुगेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। चलो लिखो इसे फटाफट, मिटा देता हूं पूरा ही। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 लेता हूं। ये लिया था मैंने थोड़ी सी देर पहले, एसिटाइल एसीटोन। अब मैं चेंज कर रहा हूं कुछ इस तरीके का, ये कंपाउंड है, देखना ये कौन है, ये CH3 होता, मतलब इस कंपाउंड का नेम क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5। कॉमन नेम बताओ, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, या फिर एक और हो सकता है ना नेम, इथाइल एसिटिक एस्टर, इथाइल एसिटिक एस्टर, ऐसे इसका नेम है। तो वैसे अब ये बताओ, ये रहा एसिटिक एस्टर, इथाइल एसिटिक एस्टर, या इथाइल एसिटेट भी कह सकते हैं। इस एसिटेट से एसिटाइल ग्रुप लगा दिया या एसिटो ग्रुप लगा दिया, तो नेम क्या हो जाएगा, इथाइल
ये एसीटो है, एसीटो, एसीटिक एस्टर, EAAE, मतलब ऐसे चलता है, कई बार शॉर्ट में बोल देते हैं, या इथाइल एसीटो एसीटेट, या एसिटाइल एसीटेट भी कर सकते हैं, कई तरीके से नेमिंग कर जाती है। हाँ, इसका जो ये H है ये ज्यादा एसिडिक है, इसके रेस्पेक्ट में तो इनॉल फॉर्म इसी का बनेगा, है ना। ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है, किससे, तो कॉर्नर वाले H से। अच्छा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटाइल एसीटेट से ज्यादा है क्या, है ना। एसिटाइल एसीटेट बताया था ना, एसीटोन, एसिटेन एग्जांपल नंबर 4, उसका बीच वाला जो कार्बन था वो ज्यादा एसिडिक था, तो उसका इनॉल फॉर्म ज्यादा था, 79%, 76% के आसपास था, इसका कम होता है। और इसमें यहां से H इस तरफ शिफ्ट होगा कीटोन के साथ, एस्टर के साथ नहीं, तो ये बनेगा इसका CH3COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O C2H5। यहाँ H बॉन्डिंग तो है, कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन इसका 9% कितना बताया, 7% के आसपास बताया। वो क्यों होता है, क्योंकि ये लेसर एसिडिक है, किसके रेस्पेक्ट में, एसिटाइल एसीटोन के रेस्पेक्ट में, इसलिए कम आएगा। अब कम होते होते 50 से कम हो गया तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो है जो है, वो तो याद रखने की बात है। अच्छा, और लीजिए एग्जाम्पल नंबर 7, ये वाला है, इसका तो बहुत ही कम होता है कीटोन्स का, यहां से H निकले, इनॉल फॉर्म बनाए, तो ऐसे बनाऊंगा, एक तो ये बन सकता है, और एक ये भी तो बन सकता है, ऐसा है ना, डबल बॉन्ड वाला, तो इधर से भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहां से भी डबल बॉन्ड सकता है। ये मान लीजिए इसका परसेंटेज A% है, ये B है, और इसका परसेंट C है, तो यहां ये नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन है, नॉर्मल एल्डिहाइड में अप्रॉक्सीमेट 100% यही होता है, और ये तो नेग्लिजिबल होता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो A का परसेंटेज काफी 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 ज्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, B और C से। अगर B और C में भी कंपैरिजन करना चाहो तो नॉर्मल केसेस में, मैं जो नॉर्मल आपको कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे बता रहा हूं कि ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, क्योंकि यहाँ 2 अल्फा H है जो डबल बॉन्ड के पास है, और यहाँ तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये ज्यादा हाइपर, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये एल्कीन कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए C की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, C का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए B से। ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पर हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात की। कुछ स्पेसिफिक केसेस और लेते हैं, यहां लिख देता हूं कुछ केसेस। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में ध्यान से सुनिएगा, ब्रिज हेड का H टॉटोमेरिज्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये ब्रिज हेड का H है ना, इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म नहीं होती है, करा के देख लो, होगी क्या। H यहां से यहां, इस जगह देखो कीटोन के पास यहां तो H रखा ही नहीं मैंने, इस जगह H रखा है, तो H यहां से यहां शिफ्ट करा दो, तुम्हारे मन को तसल्ली मिल जाएगी। ये करा दो, मिल गई मन को तसल्ली। क्या कर डाला, ये ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड बना डाला, अनस्टेबल है, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब 0% है, अप्रोक्सीमेट क्यों, एग्जैक्ट 100% है, इसमें नो टॉटोमेरिज्म, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होती है। कारण आपको बता दिया, क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म तो काहे को बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 9, इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म नहीं होती है। आप रीजन बताओगे या मैं बताऊं। ये 100% कीटो फॉर्म में रहता है, इनॉल फॉर्म इसका नहीं बनता है। बनाने की कोशिश करते हैं जरा, यहां से H शिफ्ट करके यहां ले आओ। अरे ये क्या कर डाला, 4 पाई इलेक्ट्रॉन बना डाला, एंटी एरोमेटिक सिस्टम बना डाला। तो क्या हुआ, अरे अनस्टेबल है, कैसे बना दिया। मैं जो कह रहा हूं समझ गए, ये नहीं होता है, ये 0% होता है, 0% बने।
क्योंकि अनस्टेबल है। ऐसे टॉटोमेरिज्म में कभी कोई अनस्टेबल फॉर्म बने तो वो अनस्टेबल ही होती है, कम अमाउंट में बनती है। चलो लिखो और एक दो चार एग्जांपल लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 10। अभी 9th एग्जाम्पल लिया था ना, बिल्कुल उससे मिलता जुलता एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये रहा कीटोफॉर्म, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है ना। उस केस में तो टॉटोमेरिज्म नहीं थी, इसमें बहुत बढ़िया टॉटोमेरिज्म होती है। इसमें टॉटोमेरिज्म होती है ना तो 100 100% इनॉल फॉर्म बनता है। जरा सोचो कैसे बनता है। जैसे एक साइड से करता हूं कि ये H शिफ्ट होकर यहां से यहां पहुंचा, क्या बना, यहां डबल बॉन्ड, यहां OH और यहां डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो किस कारण से ये ज्यादा स्टेबल बताया मैंने, बोलो, सोचो जरा। हिंट देता हूं, हिंट कहां दूं, यहां देता हूं हिंट। हिंट ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए ये कंपाउंड एरोमेटिक है। याद आया क्या कुछ? क्यों है एरोमेटिक? क्योंकि डबल बॉन्ड पर O- और यहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। याद आया? चलो तो अब ये बताओ, ये डाइओन एरोमेटिक है, पता है तुम्हें कैसे? ऐसे ऐसे पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, O-, क्या हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है। क्लियर है? तो ये भी क्या है, डबल बॉन्ड O प्लस बनेगा पॉजिटिव, यहाँ सॉरी माइनस बनेगा पॉजिटिव, माइनस बनेगा पॉजिटिव, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये एरोमेटिक ही है, पोलर फॉर्म में रहेगा, इसलिए हाईली स्टेबल है ना। अब एक और एग्जांपल है 11। ये वाला कंपाउंड भी 100% इनॉल फॉर्म में होता है, अप्रोक्सीमेट 100% इनॉल फॉर्म में होता है। अब क्या पता क्यों ऐसा होता है, लेकिन होता है अप्रोक्सीमेट 100% इनॉल फॉर्म। क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। एच बॉन्डिंग नहीं, एच बॉन्डिंग इसका सही रीजन नहीं। एक्चुअली इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। हाँ, यहाँ लेसर पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। लेसर पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर मैं बात करूं ना, ये दोनों कन्फर्मेशन है, एक तो ये कन्फर्मेशन है और एक ये कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन समझते हो, जिसमें ये सिस ट्रांस नहीं है, सिसॉइड और ट्रांसॉइड स्ट्रक्चर है, सिस ट्रांस नहीं है। यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है और ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, लेकिन ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। कारण आपको बता दिया कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अपोजिट साइड में होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन सेम साइड में। अब तुम बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, हम तो इन दोनों को एक ही समझते थे। तो ये एक नहीं है, मतलब है तो एक ही, बट रूम टेम्परेचर पे सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के कारण ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं। तुम समझना कि भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन एक ही साइड में बने हुए हैं। वापस लेता हूँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक ही साइड में है और एक बार पाई इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एक ही साइड में होगा तो रिपल्शन ज़्यादा करेगा, अपोजिट साइड में होगा तो रिपल्शन कम करेगा। इस कारण से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। यहाँ ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, क्लाउड एक ही साइड में है, इस कारण से। एच बॉन्डिंग भी एक रीज़न तो होता ही है। अच्छा, इसमें नहीं होगा ऐसा? तुम सोचो कि यार हर जगह एक जैसा कॉन्सेप्ट काम कर जाए कि ये लो सर डबल पाई इलेक्ट्रॉन एक ही साइड में बना दिए और अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट साइड में आ गए, तो वही कॉन्सेप्ट लगा दो जो वहाँ लगा था। नहीं नहीं, इसमें ज़्यादा स्टेबल ये नहीं होता, इस डायरेक्शन में भागेगा, इसमें तो बैकवर्ड, इसका ये मेजर अमाउंट में ये होगा, ये माइनर होगा। क्यों ऐसा क्यों हो गया? यहाँ केस नहीं चलेगा क्या जैसा यहाँ था? नहीं चलेगा।
यहाँ मजबूरी थी एक ही साइड में इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड में रहेंगे। यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। इसका दूसरा फॉर्म बन सकता है कुछ इस तरह का, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड इस साइड में है और ये वाला फॉर्म बन जाएगा। यहाँ ये इस सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के कारण अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए हीटो फॉर्म में रहता है। यहाँ वो रिपल्शन बना रहता है, इसलिए उस डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ रिलीफ इसको मिलता है। यहाँ तो ये सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के कारण ही रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ तो रोटेशन, रिंग रोटेट नहीं होने देगी, इस कारण से यहाँ फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। तो इसने उपाय ढूंढा अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस तरीके से टॉटोमेरिस करके। ठीक है, तो ये टॉटोमेरिस के काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है वैसे टॉटोमेरिस में, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिस से रिलेटेड है, और उस कॉन्सेप्ट को केवल वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जिन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिस में पढ़ा है। तो मैं आपको बताऊंगा तो सही, आप लिखो, छोटा सा पॉइंट है। तो नोट डाल के लिखिए आप लोग। व्हेन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन is present on chiral carbon। ये टॉपिक, ये वाला जो पॉइंट है वो स्टूडेंट पढ़े जिन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिस पढ़ रखी है, वरना तो ऑप्टिकल आइसोमेरिस पहले आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में यहाँ होगी। वहाँ भी मैं ले लूँगा ऑप्टिकल आइसोमेरिस में भी ये कॉन्सेप्ट, अगर फ्यूचर में आएगा वो। हाँ, मैंने लिखा व्हेन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन chiral carbon then in acidic or basic medium, then in acidic or basic medium more than one stereo isomeric products are formed due to tautomerism, are formed due to tautomerism। क्या समझे? ये देखो, समझो, ये है एक एल्डिहाइड और इसमें ये H जो है वो कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ CH3 है और यहाँ C2H5 है। ये कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका कॉन्फ़िगरेशन R है या S है, लेकिन है, फिक्स है ना। अब इसमें आपने थोड़ा सा एसिडिक डाल दिया या बेसिक मीडियम डाल दिया। आपको बताया था डाइल्यूट एसिड और बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म होती है, कैटलिस्ट का काम करते हैं एसिड और बेस। ऐसा करने से इसमें ये वाला फॉर्म भी बना है और ये वाला फॉर्म भी बन गया। मतलब कुछ देर बाद में एक रैसिमिक मिक्सचर बन गया। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इसमें टॉटोमेरिस हुई होगी। टॉटोमेरिस में H यहां से यहां चला गया, H यहां से जब यहां जाएगा तो इनॉल फॉर्म बन गया। अब इनॉल फॉर्म बन गया, ये CH2 ये CH3 है और ये C2H5 है। अब ये इनॉल फॉर्म तो कम स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होता है, तो H तो वापस यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। जब H यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो अब बताओ, ये तो कार्बन प्लेनर हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो खत्म हो गई। यहाँ sp3 स्टेट में था, ये sp2 स्टेट में हो गया। अब H वापस यहाँ से आएगा तो प्लेन के ऊपर से आके अटैक करेगा कि प्लेन के नीचे से आके अटैक करेगा? अगर प्लेन के ऊपर से आके अटैक करेगा तो मानो R कॉन्फिगरेशन बन गया, वापस कायरल कार्बन बन गया इसमें। और अगर प्लेन के नीचे से आके अटैक करेगा तो S कॉन्फिगरेशन बन गया, वापस कायरल कार्बन बन गया। इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी वापस इस H के जुड़ने की यहाँ। इस कारण से वो सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड भी बन जाएगा, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वाला भी कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ जो ये कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स था, उसका कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ गया एसिडिक और बेसिक मीडियम में। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट
आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब दोनों बनेंगे, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से होता है कि अगर ये H इसी पोजीशन पे होना चाहिए, इनोलाइजेबल होना चाहिए, और ये कार्बन कायरल होना चाहिए, तब ऐसी कंडीशन आती है। कई बार डायस्टीरियोमर भी बन जाते हैं, इनएंशियोमर्स भी बन जाते हैं। जैसे डायस्टीरियोमर का भी एक एग्जांपल देता हूँ, इसको तो लिख लो आप, मिटा देता हूँ फटाफट। लिखो आप, ये लो मिटा दिया मैंने, इतनी देर तो नहीं लगती है। इसमें ये लीजिए, यहाँ CH2 है और यहाँ H है, ड्यूटीरियम है, और CH3 कर देता हूँ, और यहाँ C डबल बॉन्ड O और H है, और यहाँ H और CH3 है। इसमें आपने वही कंडीशन डाली है एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो इसमें टॉटोमेरिज्म हुआ है। अब बताओ, ये वाला H शिफ्ट होगा इस जगह और इनॉल फॉर्म बनाएगा, और इनॉल फॉर्म जब वापस यहाँ से यहाँ आएगा तो इस कार्बन का, इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, दोनों फॉर्म आ जाएंगे, डेक्सो मतलब R कॉन्फ़िगरेशन वाला भी और S कॉन्फ़िगरेशन वाला भी। बट इस कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट रिएक्शन में या टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस कारण से यहाँ कुछ देर बाद में या लॉन्ग टाइम में ऐसी सिचुएशन आएगी कि इस कार्बन का नीचे वाला जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, बट इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और दोनों फॉर्म बनेंगे। ये तो हो गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और इसमें एक और कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड बनेगा जिसमें H यहाँ आएगा, CH3 इस जगह, ये CH2, और यहाँ इस जगह कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना, H और CH3, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, बट इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। ऐसी सिचुएशन हो जब एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम और दूसरे कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, तो उन्हें डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो क्या बन गया? मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म हो गया। टॉटोमेरिज्म का पोर्शन बीच बीच में आता रहेगा। ये जो मैंने पोर्शन बताया, छोटा सा पॉइंट, ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तब ये वाला पॉइंट जो है वो वापस समझ में आ जाएगा, वापस पढ़ लेना। क्लियर है? कई बार क्या होता है, आगे जाके फिर पीछे आना पड़ता है, तब जाके चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। तो ऐसा तो आपको करना ही पड़ता है, रिवीजन जब करते हैं तो यही चीज़ होती है। पहली बार आप आगे बढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते कई बार चीज़ें समझ में आई, कई बार दिमाग गर्म हो गया, लेकिन उसको पढ़ने के बाद में, टॉपिक को पढ़ने के बाद में जब वापस कवर करते हैं हम लोग एक आध क्वेश्चन करने के बाद, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगती है, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन जो है उस डायरेक्शन में काफ़ी कुछ सोचने लगा होता है। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को ऑप्टिकल के बाद ही पढ़ना है। तो यहाँ 0 से 2 हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, इसके आगे के पॉइंट लेंगे आगे। ओके, थैंक यू।